फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मृदुला शर्मा। आज के एपिसोड में जानिए कैसे इटली से पर्स में छुपाकर लाई गई रानी मधुमक्खी कांगड़ा के नगरोटा बगवा में और भारत को मिली शहद की मिठास। वैसे तो आज पूरे भारत में मधुमक्खी पालन रोजगार का सशक्त जरिया बन चुका है। भारत के ग्रामीण इलाकों से हर साल 1,20,000 टन शहद का उत्पादन होता है, जिसमें आधे से ज्यादा शहद पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता है। आज शहद लाखों लोगों की आजीविका और स्वास्थ्य का संबल बना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पूरे देश को शहद की मिठास देने वाला ये अनुसंधान केंद्र जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा की हटवास पंचायत में है। आप शायद हैरान हो रहे होंगे। जी हाँ, आज इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे ब्रिटिश काल में इटली से पर्स में छुपा के रानी मक्खी को नगरोटा लाया गया और नगरोटा से पूरे भारत को शहद की मिली मिठास। साल 1936 यह समय आजादी से पहले का था, जब नगरोटा बगवा की हटवास पंचायत में मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। उस समय पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के लायलपुर के अंतर्गत कार्य करती थी और देश के विभाजन के बाद यह अनुसंधान कृषि विभाग पंजाब के अधीन आ गया और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के अंतर्गत काम करने लगा। नगरोटा बगवा के हटवास पंचायत का यह अनुसंधान केंद्र आजादी से पहले अंग्रेजों का डाक बंगला हुआ करता था, जहां युवा अंग्रेज अपनी छुट्टियां मनाने और आराम फरमाने पहुंचते थे। आज मधुमक्खी अनुसंधान का ये केंद्र का ये जो भवन है, ये दुनिया भर में मधुमक्खी पालन के लिए विख्यात है। तो सबसे पहले जानते हैं इटली से कैसे भारत आई ये एपिस मेलिफेरा यानी रानी मधुमक्खी। तो साल 1962 में पंजाब एग्रीकल्चर कॉलेज लुधियाना के कीट विज्ञान विशेषज्ञों को यूरोपीय मधुमक्खी की प्रजाति एपिस मेलिफेरा के बारे में पता चला। उस दौरान भारत में स्वदेशी मधुमक्खी ए सेरेना पाली जाती थी। एपिस मेलिफेरा हमारी स्वदेशी मधुमक्खी की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक शहद का उत्पादन करती है। हालांकि इस प्रजाति के आयात से प्रयास शुरू किए गए, लेकिन बात नहीं बनी। साल 1962 में तब कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर AAS अटवाल पत्नी के साथ इटली गए और वापसी पर एपिस मेलिफेरा प्रजाति की एक गर्भवती रानी मधुमक्खी को अपने पत्नी के हैंड पर्स में छुपाकर भारत लाने में सफल रहे। इसके 2 साल बाद ही 1964 में डॉक्टर AAS अटवाल देश में इस विदेशी मधुमक्खी को स्थापित करने में सफल हो गए। इसके बाद नगरोटा बगवा का यह केंद्र भारत में एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी की एक विदेशी प्रजाति को विकसित करने में कामयाब हुआ। आज इस मधुमक्खी को यूरोपीय मधुमक्खी के रूप में जाना जाता है। यह मधुमक्खी स्वदेशी मधुमक्खी ए सेरेना की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक शहद का उत्पादन करती है। वर्तमान में यह अनुसंधान केंद्र मधुमक्खी पालन के लिए सूचना और तकनीकी जानकारी के लिए देश का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे नगरोटा के इस केंद्र से पूरे देश में मधुमक्खी वंश भेजा गया। तो बात उस समय की है जब मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र का जिम्मा डॉक्टर OP शर्मा जी के पास था। उन्होंने अंतर विशिष्ट क्वीन इंट्रोडक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें ए सेरेना की डी क्वीन कॉलोनियों में ए मेलिफेरा मेट क्वींस का परिचय शामिल था। इस केंद्र ने मधुमक्खियों के वैज्ञानिक पालन और देश में मधुमक्खी पालन को एक लाभदायक उद्यम बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इस केंद्र से पूरे देश में मधुमक्खी वंश भेजा गया। फिर साल 1986 में इस केंद्र ने भूटान को ए मेलिफेरा कॉलोनियों की आपूर्ति की। इस केंद्र ने प्रबंधन तकनीकों को मानकीकृत किया और 1975 से 1986 तक पूरे देश की विभिन्न एजेंसियों को मौनवंश वितरित किए। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 800 से 1200 मीट्रिक टन शहद के वार्षिक उत्पादन के साथ इस विदेशी मधुमक्खी की 84,000 से अधिक कॉलोनियां हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी और स्वदेशी मधुमक्खियों की लगभग 3.5 मिलियन कॉलोनियां हैं। वर्ष 1983 में प्रवासी मधुमक्खी पालन विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण और प्रयास था कि भारत 1990 के दौरान एम्बर क्रांति या शहद क्रांति देखे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 25,000 के करीब लोग शहद का काम भी कर रहे हैं। इनमें 15,000 मधुमक्खी पालक अकेले जिला कांगड़ा से है, जो सालाना 1,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहाड़ का ये शहद देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अमन चैन की मिठास पहुंचा रहा है। मधुमक्खी के कारोबार में पुरुषों के साथ पहाड़ की महिलाएं भी पीछे नहीं है, वो भी पूरा साथ दे रही हैं। प्रदेश में सालाना शहद उत्पादन 2200 मीट्रिक टन के करीब है, जिसका कारोबार 100 करोड़ की वार्षिक पार कर गया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कभी शिमला के कोर्ट में भी पलती थी मधुमक्खियां? प्रदेश में मधुमक्खी पालन का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा है, ये तो हम सबको पता चल ही गया। अब प्रदेश में मधुमक्खी पालन का सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड हुआ वो 1882 से लेकर 1884 में दर्ज है। कुल्लू में एक सहायक आयुक्त और मधुमक्खी पालक सर लुइस डेन मधुमक्खियों को पालते थे। इसके बाद पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बॉन्स कोर्ट शिमला मौजूदा राजभवन में आधुनिक मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। 1909 में F.S. कजिन सेनानिवृत्त लेफ्टिनेंट को मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ नियुक्त भी किया गया। 1913 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम जोगिंद्रनगर में कार्यरत एक इंजीनियर डोरफीफ ने 1930 में काहुल कुल्लू में मधुमक्खी पालन शुरू किया। बेहतर मधुमक्खी पालन के कारण वाणिज्यिक मधुमक्खी फार्म कांगड़ा, जो कि 1936 को नगरोटा के रायसन कुल्लू में स्थापित किया गया, जिसे 1939 में कतरेन कुल्लू में स्थानांतरित कर दिया गया। 1961 तक प्रदेश में भारतीय मधुमक्खी जो ए सेरेना का पालन किया जाता था। इटली से एपिस मेलिफेरा विदेशी मधुमक्खी को रिसर्च स्टेशन नगरोटा में पेश किया गया, जहां अभी मधुमक्खी पालन शानदार ढंग से हो रहा है। तो अब बात करते हैं वर्तमान में इस विरासत सहेजने के लिए 500 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट की कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर H.K. चौधरी जी कहते हैं कि शहद उत्पादन के अलावा मधुमक्खियां उत्कृष्ट परागण करता है और मधुमक्खियों द्वारा फसलों का परागण फसल की पैदावार बढ़ाने का भी सबसे प्रभावी और सस्ता तरीका है। उत्तर पश्चिम हिमालय में विविध प्रकार की वनस्पतियों से उच्च मूल्य का एक पुष्प और बहुपुष्पीय शहद प्राप्त होता है और शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने नगरोटा बगवा के ऐतिहासिक मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र को भारत के विरासत मधुमक्खी फार्म में बदलने के लिए 500 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौंपा है। यह विरासत फार्म किसानों के लिए एक आदर्श फार्म साबित होगा। यह केंद्र देश में मधुमक्खी पालन और उत्तर पश्चिमी हिमालय और भारत के अन्य हिस्सों के मधुमक्खी पालकों के लाभ के लिए सभी आधुनिक अनुसंधान और शिक्षण सुविधाओं से लैस होगा। तो चलिए अब जरा नजर डालते हैं कि कैसे 5,000 करोड़ की सेब बागवानी में मिठास घोल रही ये मधुमक्खियां फ्लावरिंग के समय सेब के परागण में मददगार होती हैं। सेब सीजन की शुरुआत में बागवान अपने बगीचों में मधुमक्खियों के बॉक्स रखने के लिए अच्छा खासा भुगतान भी करते हैं। ऐसे में बागवानी संपन्न प्रदेश में मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री मधु विकास योजना मोन पालकों के लिए मददगार साबित हो रही है। इसमें मधुमक्खी पालन के लिए सरकार 80% तक का अनुदान भी दे रही है। वहीं मधुमक्खी पालन से ज्यादा उत्पादन पाने के लिए शिमला और सोलन के लिए 40 लाख रुपए का भी फ्लोरा प्रोजेक्ट भी मंजूर हुआ है। इस योजना में इन क्षेत्रों में ऐसे 64,000 पौधे लगाने की भी योजना है, जिससे मधुमक्खियां ज्यादा शहद बना सके। मधुमक्खी पालन से सेब के बगीचों में परागण के फायदे बताने के लिए उद्यान विभाग बागवानों को लगातार जागरूक भी कर रहा है। विभाग ने 10 से 22 मार्च के बीच में 8,000 लोगों को बगीचों में मधुमक्खियों के डिब्बे रखने के फायदे भी बताए। तो चलिए
अब बात करते हैं वर्तमान में क्या है प्रदेश में मधुमक्खी पालन की स्थिति और क्या कहते हैं मौन पालक। तो जिला मंडी में करीब 5 दशक पहले 30 बागवानों से शुरू हुई थी मधुमक्खी पालन की कहानी। आज 120 किसानों तक ये पहुंच चुकी है। उस समय केवल 40 मीट्रिक शहद का उत्पादन होता था, जो आज बढ़कर 4 गुना अधिक हो गया है। जिला भर के सभी उपमंडलों में शहद उत्पादन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में 150 मीट्रिक टन शहद उत्पादन हो रहा है और इससे 3.50 करोड़ रुपए की आय भी किसानों को हो रही है। बागवानी विभाग के लिए डिप्टी डायरेक्टर मंडी संजय गुप्ता ने बताया कि उद्यान विभाग मौन पालन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, केंद्र प्रायोजित उद्यान विकास मिशन योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। विभाग इसके लिए अनुदान पर मधु पेटियां खरीद, सभी यंत्र खरीदने, वन संवर्धन के लिए फल फसलों और अन्य फसलों पर अनुदान जारी कर रहा है। जिला कुल्लू के देवेंद्र जी बताते हैं कि वे पिछले 5 सालों से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। 2016 में उन्होंने ये कारोबार जो है 6 बॉक्स से शुरू किया था। अगले साल 25 बॉक्स हो गए। जब बॉक्स का आंकड़ा 150 से ऊपर गया तो उन्हें कुछ बेचने भी पड़ गए। मौजूदा समय में देवेंद्र जी के पास 80 मधुमक्खियों के बॉक्स के साथ शहद का वे कारोबार कर रहे हैं। देवेंद्र जी हर साल इससे 2 से 3 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं। खास बात यह है कि मधुमक्खियों को लकड़ी के नहीं बल्कि मिट्टी के बॉक्स में रखते हैं। तो इसी के साथ जिला ऊना के बंगाणा तहसील के नरेश कुमार जी का कहना है कि मधु पालन में पिछले साल तो उन्होंने 6 मास में 3.5 टन शहद बेचकर लाखों रुपए कमाए थे, लेकिन इस साल सीजन अच्छा नहीं रहा और काफी नुकसान झेलना पड़ा। ऊपर से प्रदेश सरकार ने रेट भी कम कर दिए, जिससे मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़े किसानों को दोहरी मार भी झेलनी पड़ी। आइए अब नजर डालते हैं जिला चंबा के सफेद शहद की स्थिति पर, जो दुनिया में सबसे दुर्लभ माना जाता है। जी हाँ, सफेद शहद। और जिला सोलन में इसके बाजार और सही मूल्य न मिलने पर मौन पालकों की निराशा जानते हैं। तो जिला चंबा का सफेद शहद दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन आज स्थिति ये है कि मधुमक्खी पालन में अधिक दिलचस्पी नहीं होने के कारण डिमांड अनुरूप शहद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं ये चिंता का विषय भी है कि स्वरोजगार से जुड़े मधुमक्खी पालन उद्योग से लोग क्यों कन्नी काट रहे हैं, जबकि सफेद शहद की उचित कीमत तक मधुमक्खी पालकों को नहीं मिल रही है। हालांकि शौकिया तौर पर घरों में ये व्यवसाय करने वालों की संख्या 100 के करीब है। चंबा में छिछड़ी प्लैंक्लैंथस नामक एक ऐसा फूल भी पाया जाता है जिसके फूल रस से मधुमक्खियां बेहद आकर्षित होती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जिला चंबा में जनजातीय क्षेत्र भरमौर के चौबिया, हरसर व सुरांसी खंड महिला के गांव महिला, बकानी, कलसुई, रजेरा पंचायत क्षेत्र खंड चंबा में गांव प्रोथा, साहो पंचायत व दुर्गम क्षेत्र पांगी में सुराल, चहनी सहित कुछ स्थलों में छिछड़ी प्लैंक्लेट्स के फूल के पौधे पाए जाते हैं। इसके बावजूद यहाँ मधुमक्खी पालन में लोगों की कम रुचि चिंता का विषय है। यहाँ मधुमक्खी पालन रोजगार का सशक्त माध्यम बन सकता है। वहीं बात जिला सोलन की करें तो यहाँ बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ मोल पालकों को अपने उत्पादन के लिए बाजार और सही मूल्य न मिल पाना निराश करता है। बीबीएन में डाबर वो इमामी की अनेक इकाइयों में शहद आधारित अनेक उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा दर्जनों यहाँ इंडस्ट्रीज भी हैं जो शहद से बनने वाले उत्पादों को तैयार भी करती हैं। हालांकि एलोपैथिक दवाइयों में शहद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनियों में शहद की अच्छी मांग है। तकरीबन 4000 साल पहले उद्यान विभाग ने मुख्यमंत्री मधु विकास योजना भी शुरू की थी, लेकिन इस योजना के बावजूद मधुमक्खी पालकों को न तो उनके उत्पाद का सही मूल्य ही मिल पाया और न ही बाजार। विश्व भर में मधुमक्खियों की 20,000 प्रजातियां हैं। हालांकि भारत में मुख्य तौर से 4 प्रकार की मधुमक्खियां हैं, जिनमें भारतीय, विदेशी, छोटी और जंगली मधुमक्खियां पाई जाती हैं। ये शहद, फलों के परागण और दवाइयों के लिए इस्तेमाल होती हैं। मधुमक्खी पालक या मौन पालक 100 डिब्बों में सालाना 2.5 से 3 लाख तक की आमदनी कमा सकते हैं। हिमाचल में मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाएं हैं। मधुमक्खी पॉलिनेटर का काम करती है, जो हमारे
हमारे फलों, जड़ी बूटियों और वनों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। मधुमक्खियां पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिमाचल में कई जिलों में मधुमक्खी पालन रोजगार का सशक्त माध्यम भी बन रहा है। मधुमक्खी पालन के लिए सरकार 80% तक अनुदान भी देती है, लेकिन मधुमक्खी से पैदा होने वाले शहद को बाजार और उचित मूल्य नहीं मिल पाने से मौन पालकों में निराशा भी है। ऐसे में सरकार और विभागों को इस ओर काम करना चाहिए ताकि पहाड़ों की मिठास पूरी दुनिया में फैल सके, हिमाचल का शहद विश्व के कोने कोने तक पहुंच सके। तो आज के इस एपिसोड में हमने बताया कि कैसे इटली से आई रानी मक्खी और नगरोटा से पूरे भारत को मिली शहद की मिठास। दोस्तों, कमेंट करके आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा। इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।